close till I get up. Time is barely on our side. हाय गाइस, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमें बेसिकली 5 चीज़ें पढ़नी होंगी। पहला है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस डायामैग्नेटिक कहलाते हैं? तो आप डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्लास 11th में पढ़े थे क्या? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ और साउथ। अगर इसके बीच में किसी सब्सटेंस को रखें और ये अट्रैक्ट हो, अगर ये अट्रैक्ट हो तो ये कहलाएगा पैरामैग्नेटिक, और अगर ये रिपेल किया जाए तो ये कहलाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हम लोगों ने 11th में ये पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रही है, कोई सब्सटेंस, तो वो आपका पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, और अगर रिपेल कर रही है तो डायामैग्नेटिक कहलाएगा। अब इससे आगे थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन, हमने 11 में एक बात और बताई थी कि मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है रूट n प्लस 2। ये n यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी उतना ज्यादा होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक कैरेक्टर उसमें उतना ज्यादा आएगा। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। पहला है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। पहली बात तो क्लियर हो गई कि ऐसे सब्सटेंस को अगर हम इसमें डालें, मैग्नेटिक फील्ड में डालें, तो वो क्या करेगा? रिपल्सन शो करेगा। तो रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल कर रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हैं। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, और अगर n की वैल्यू तुम 0 रखोगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन में आपके यहाँ बोर्ड में ये पूछा गया TiO2 हुआ, NaCl का क्रिस्टल हुआ, ये सब जो है क्या है? आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। अब आती है बात सेकेंड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये इसको हम टेम्परेरी मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। अभी एक्सप्लेन कर देते हैं क्यों। पहली बात ये है कि इसमें ये जो है, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये अट्रैक्शन शो करेगा, और ये जब अट्रैक्शन शो करेगा तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अट्रैक्शन क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसके पास कम से कम एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहला पॉइंट हुआ अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी वैल्यू रखोगे तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। अब आती है बात कि इसके एग्जांपल्स की। तो इसके एग्जांपल TiO, देखो यहाँ पे TiO2 है, यहाँ पे TiO है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कंफ्यूजन में बच्चे गलत करते हैं। TiO2 डायामैग्नेटिक है, TiO पैरामैग्नेटिक है। Fe+3 Cu+2 ऐसे करके आप पता लगा सकते हो। तो हमने आपको बताया था कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो पैरामैग्नेटिक, और 0 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डायामैग्नेटिक। अब आइए, इसको टेम्परेरी मैग्नेटिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे ये जो है फिर नॉर्मल सब्सटेंस हो जाएगा, मैग्नेटिज्म इसकी खत्म हो जाएगी। जैसे ऐसे समझिए कि मान लो कोई भी एक ये आयरन का टुकड़ा है। अब इस आयरन के टुकड़े पर अगर एक हम कील लगाएं तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्शन नहीं शो करेगा। लेकिन अगर हमने इसी आयरन के टुकड़े के ऊपर बड़ा सा मैग्नेट लगा दिया, अब ये मैग्नेट लगाया हमने, और इस मैग्नेट से ये आयरन का टुकड़ा इससे क्या करेगा? अट्रैक्ट कर जाएगा। अब अगर इसके नीचे हम यहाँ पे कील रखेंगे तो ये कील क्या करेगा? ये अपने आप खींच लेगा। इसका मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। जैसे इस मैग्नेट को हटा देंगे, ये कील नीचे वापस गिर जाएगी। इसका मतलब ये चीज टेम्परेरी मैग्नेटिज्म होगा। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो ये टेम्परेरी मैग्नेटिज्म कहलाया। इसके एग्जांपल्स हम आपको बता ही चुके हैं।
अब अगला केस बनता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या परमानेंट मैग्नेटिज्म की बात करें। देखो, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या इसको परमानेंट मैग्नेटिज्म कहते हैं। बेसिकली होता यह है कि जिस चीज का मैग्नेट बना होता है वही खुद सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे देखिए, मान लो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 2 3 4 5, ये हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका कितना आएगा? मैक्सिमम आएगा। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है तो मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सेस में बहुत ज्यादा आएगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं, ये इसमें भी आपके अनपेयर्ड है, इसमें भी है, इसमें कम है, इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ होगा, इसमें मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जिसमें जैसे दो चीजों को कंपेयर करने को कह दें बताओ कौन फेरोमैग्नेटिक है, तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, जिसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे जो पूछे गए हैं, आयरन हुआ, निकिल हुआ, CrO2 हुआ, एटसेट्रा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 सब्सटेंस पढ़े, डायामैग्नेटिक जो रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों अट्रैक्ट करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा, इसमें कम मैग्नेटिज्म होगा, इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कंपैरेटिवली कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तो ये आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे की 2 बातें और करते हैं। अब आइए देखिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चौथी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में देख लीजिए, जिनके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होगा क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। बट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, लेकिन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाता है। कैसे? जैसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर दिए एक दूसरे को, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0 हो गया, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0 हो गया। अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब एक्सपेक्टेशन तो थी कि बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट हो, लेकिन हुई क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुई? 0। ऐसा क्यों हुआ? वैसे तो आप जानते हो कि आपने हर्ट्ज रूल में पढ़ा था, हर्ट्ज रूल में कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करके बैठते हैं, बट ये क्या है? तो सॉलिड स्टेट डिफेक्ट है ना, तो इसमें किसी न किसी वजह से डाइपोल उसका इस तरीके से अरेंज हो जाता है, तो है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकिन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाता है। तो जिसके उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा होगा, उसका टोटल 0 हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट, एंटी फेरोमैग्नेटिक ठीक इसका उल्टा, बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा। अब आइए लास्ट में फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है क्या? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, इनसे उम्मीद पाई जाती थी कि इनके पास तो बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा, लेकिन बहुत कम मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा। कैसे? जैसे मान लो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डिफेक्ट होने के बाद ये प्लस ऑफ माइनस ऑफ एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, प्लस ऑफ माइनस ऑफ ये भी एक दूसरे को कैंसिल किए, केवल कितना बचेगा? प्लस ऑफ बचेगा। इसका मतलब है तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा सा ही आएगा क्योंकि ये चारों तो एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। तो अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, जबकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, लेकिन ये इसको कैंसिल किया, ये इसको, अभी ये बचा रह गया। तो यहाँ पे बहुत उम्मीद थी, कुछ नहीं पाई गई, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं। यहाँ बहुत उम्मीद थी लेकिन थोड़ी बहुत मैग्नेटिक मूवमेंट हुई, तो इसको हम क्या कहते हैं? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। दोनों के एग्जांपल्स जो हैं, जो पूछे गए हैं, वो आपको याद रखना है। तो ये था बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब 2 चीजें और हैं इंपॉर्टेंट करके, वो नोट करके देखिए क्या है, वो भी देख लीजिए, खत्म हो जाए सॉलिड स्टेट डिफेक्ट। जैसे किसी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसी भी सब्सटेंस में, सॉलिड में, बाय एक्सटर्नल
फोर्स, बाई एक्सटर्नल फोर्स, प्रेस करके, दबा के, हथौड़े से पीट के, जिस भी तरीके से किसी भी सॉलिड में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएं बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। और अगर किसी सॉलिड में हम हीट करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें तो उसको कहा जाता है पायरो मीन्स फायर होता है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में जो डिफेक्ट था वो पार्ट कंप्लीट किया। क्या एक पॉइंट डिफेक्ट था, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आज पूरा हो गया। पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री और आपका इम्प्योरिटी, तो ये तीनों मैं पहले ही कर चुका था पहले वीडियो में। इसके बाद वाले में ये आज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और कुछ इंपॉर्टेंट पायरो एंड पीजो इलेक्ट्रिसिटी थी, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग अगले लेक्चर में रेडियस रेशियो पर बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय।